गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो लेक्चर 7 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 के अंदर। लेक्चर नंबर जो 7 है हमारा डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम डिमांड इलास्टिसिटी समझेंगे क्या होती है। डिमांड इलास्टिसिटी को अगर हम हिंदी में समझे क्या है डिमांड इलास्टिसिटी, तो इसको बोलते हैं हम मांग की लोच। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है। The term elasticity is borrowed from physics. It shows the reaction of one variable with the respect to the change in other variable on which it is dependent. अगर हम इलास्टिसिटी का मतलब समझें तो ये जो इलास्टिसिटी वर्ड है ये हमें फिजिक्स से मिला हुआ है और इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल का क्या रिएक्शन है दूसरे वेरिएबल पे जो कि चेंज हो रहा है, जो कि एक दूसरे के डिपेंडेंट है। इलास्टिसिटी को हम कह सकते हैं ये एक तरीके का इंडेक्स ऑफ रिएक्शन होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से क्या रिएक्शन हो रहा है और वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होने चाहिए। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो डिमांड और प्राइस जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और वो एक दूसरे के चेंज होने से उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसमें क्या रिएक्शन होता है, वो हम समझते हैं। In economics, the term elasticity refers to a ratio of relative change in the two quantities. It measures the responsiveness of one variable to the change in the other variable. अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो जो इलास्टिसिटी जो टर्म है उसको रेफर किया जाता है कि क्या दो क्वांटिटीज़ के अंदर रिलेटिव चेंज है उनके रेशियो के बीच में, और इसका जो मेजरमेंट होता है उसके रेस्पॉन्स में हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से क्या रिएक्ट करता है। Elasticity of demand is generally defined as the responsiveness or sensitiveness of the demand to a given change in the price of a commodity. It refers to the capacity of demand either to stretch or shrink to a given change in price. Elasticity of demand indicates a ratio of relative change in two quantities, price and demand. According to Professor Balding, elasticity of demand measures the responsiveness of demand to changes in price. अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का रेस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस होता है डिमांड का, जो कि किसी कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से होता है। और इसको हम रेफ़र करते हैं कि डिमांड की क्या कैपेसिटी है अगर प्राइस के अंदर कोई भी श्रिंक या स्ट्रेच हो रहा है, मीन्स कोई भी चेंज हो रहे हैं। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये इंडिकेट करता है कि दो क्वांटिटीज़ जो कि प्राइस और डिमांड है उनके रिलेटिव चेंज का क्या रेशो है। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर बाउल्डिंग वो ये क्या बताते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करती है उस रेस्पॉन्सिवनेस को जो कि डिमांड के अंदर होती है जब उसके बिहाफ पे प्राइस चेंज हो रही हो। According to the Alfred Marshall, the elasticity or responsiveness of demand in a market is great or small according to as the amount demanded much or little for a given fall in price and diminish or little for a given in rise in price। कि अगर हम एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग देखें तो जो इलास्टिसिटी है, जो रेस्पॉन्सिवनेस है डिमांड का मार्केट के अंदर, वो तब छोटा और बड़ा होता है जब हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट हम डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो कम है या ज़्यादा है प्राइस के कम होने से, और डिमिनिजेस है जब प्राइस बढ़ रही हो, मीन्स डिमांड तब कम है जब प्राइजेस बढ़ रही हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो टोटल 5 काइंड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जिनको हमें एक एक करके पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand is one of the important concept of elasticity which is used to describe the effect of change in the price on quantity demanded. In words of Professor Stonier and Hague, price elasticity of demand is a technical term used by the economists to explain the degree of responsiveness of the demand for a product to change in its price. It is measured by using the formula. कि अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का, जिसका यूज़ हम प्राइस के चेंज होने के इफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं जब उसकी कोई क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही होती है। अगर अदर वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो प्रोफेसर स्टोनियर और हैग्यू कहते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक टेक्निकल टर्म है जो कि एक इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं जब उनको एक्सप्लेन करना हो कि डिमांड का रेस्पॉन्स क्या हो रहा है जब उसकी प्राइस चेंज हो रही है। और इसको मेजर करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं जो कि होता है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान के चलें कि आपकी ओरिजिनल डिमांड 20 है और नई डिमांड 60 है, मतलब, और जब आप ओरिजिनल डिमांड कर रहे थे तब जो प्राइस थी उस कॉमोडिटी की वो 6 रुपये थी, ठीक है। और जो डिमांड थी, नई डिमांड, जैसे ही प्राइस 4 रुपये हुई, मतलब नई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 6 रुपये थी और नई प्राइस जैसे ही 4 हुई, मीन्स कम हुई, तो जो डिमांड है हमारी ओरिजिनल डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई, 60 हो गई। तो मतलब 6 रुपये जब थी उस कॉमोडिटी की प्राइस तो हम 20 यूनिट डिमांड करते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गई तो हमने डिमांड ज़्यादा कर ली। तो इस क्वेश्चन की क्या इलास्टिसिटी होगी, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। तो 60 माइनस 20 अपॉन 20, तो 60 40 अपॉन 20 इंटू 100, 40 अपॉन 20 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया। अब ऐसे ही हम प्राइस के चेंज को देखेंगे। तो प्राइस का जब चेंज हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नई प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, तो वही परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकालने का क्या फॉर्मूला है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो 4 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, तो ऊपर आ जाएगा -2 अपॉन 6 इंटू 100। तो 6 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 100 अपॉन 3, 33%। तो 200 अपॉन 33, तो कितना आ जाएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी -6। उसके बाद जब हम बात करते थे, अभी जब हम पढ़ रहे थे काइंड्स की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 5 डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की, कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मीन्स ईपी है ना, वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। या हम कह सकते हैं नेगेटिव भी होता है तो उसकी कंडीशन में हम कौन सी डिग्री उसकी कहेंगे, और अगर वो 1 से ज़्यादा है तो उसको हम कौन सी डिग्री कहेंगे, वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस अ वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड्स टू एन infinite change in the demand. The demand curve is a horizontal line and parallel to the x-axis. The numerical coefficient of the perfect elastic demand is infinity. अगर हम परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, तो अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइस है उसके अंदर तो बहुत माइनर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन डिमांड के अंदर जो चेंजेस है वो इनफाइनाइट हो रही है, क्योंकि प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है। तो जो डिमांड कर्व होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर जब हम कोएफिशिएंट निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जो हमारा ईडी आएगा वो इन्फाइनिटी आएगा, ठीक है। और इसको डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा, ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस, और जो डी है वो डिमांड है, डिमांड कांस्टेंट रखी गई है, Q1 Q2 और Q3 हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस के कांस्टेंट होने से हम कितनी डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड डिग्री है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस whatever may be the change in the price, quantity demand will remain perfectly constant. The demand curve is a vertically straight line and the parallel to the y axis. Quantity demanded would be 10 units irrespective of the price changes from 10 to 2 rupees. Hence the numerical coefficient of the perfect elastic demand is 0. तो अगर जो डिमांड है वो परफेक्टली इनलास्टिक हुई तो क्या होगा, तो इस केस के अंदर हम देखेंगे कि अगर प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और डिमांड पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, डिमांड एकदम कांस्टेंट है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, जो डिमांड कर्व हमारा होगा वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगी और वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है डिमांड जो कर्व है हमारा, और सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ किस में हो रहे हैं, प्राइजेस के अंदर हो रहे हैं। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड, अगर इसको हम एग्जांपल समझें कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 10 यूनिट्स है, मींस कांस्टेंट है और उस पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे और सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है 10 से 2 रुपये, तो उसका अगर हम जब कोफिशिएंट निकालेंगे, उसका जो कैलकुलेशन करेगा, तो जो ईडी है वो हमारा 0 आएगा, और उसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइस है और जो डिमांड है
उसके बीच में क्या चेंज हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइस है उसके अंदर तो स्लाइटली चेंज हो रहा है, मीन्स कम चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस कम चेंज हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले अगर हम डिमांड को देखें तो ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं Q1 और Q2, P1 और P के बीच में जो गैप है उसमें आप देखेंगे कि P1 और P के बीच में कम गैप है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में ज़्यादा गैप है। तो जब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है और प्राइस कम है तो उस केस में उसको हम रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो हमें ये नोटिस करना होता है कि जो भी डिमांड चेंज हो रही है वो प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। तो अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा होगी, मीन्स ईडी यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ईडी हमेशा ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो इसको अगर एग्जांपल समझिए कि अगर समझिए कि आप प्राइस है जो 3% से 9%, 3% हो रही है, जो प्राइस है वो 3% फॉल हो रही है और डिमांड 9% हो रही है, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा मीन्स 9/3%। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 3। तो 3 जो है ईडी जो 3 आई है वो एक से ज़्यादा है, तो उसका मतलब है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। और इसका डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 8% तो प्राइस फॉल हो रही है और उसके प्रोपोर्शनेट में जो डिमांड है वो 4% राइज हो रही है, मीन्स जो डिमांड है वो कम राइज हो रही है और प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो रहे हों। तो हमें ये नोटिस करना होगा कि जब भी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है प्राइस के कम ज़्यादा होने से, तो उसको प्रेजेंट करेंगे हम स्टीपर डिमांड कर्व से, और उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो एक से कम होगी, मीन्स ईडी हमारी एक से कम होगी। तो देख रहे हैं हम जैसे यहाँ डायग्राम में जो P1 और P का जो गैप है वो ज़्यादा है और Q1 और Q2 का जो गैप है कम है, मीन्स प्राइस तो ज़्यादा चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी उससे प्रोपोर्शनेट में कम हो रही है। तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी जो आएगी वो एक से कम आएगी, मीन्स यहाँ पे एक बड़ा होगा। तो इन ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज जनरली कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड, while रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज प्रॉपर्ली नॉन एज इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। कि अगर हम इकोनॉमिक के सारे डिस्कशन देखेंगे तो अगर हमारी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो उसको हम इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक भी कहते हैं। अगर हमारी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है तो प्रॉपर्ली हम उसको क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। इसके बाद लास्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस केस के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो डिमांड और प्राइस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं, एक ही जैसे हो रहे हैं। मीन्स कि अगर 5% प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड भी 5% ही हो रही है। तो इस कंडीशन में जो ईडी है वो हमारा 1 के बराबर होगा। मीन्स कि ईडी जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप मान के चलें कि क्वांटिटी डिमांडेड 5% चेंज हो रही है और प्राइस भी 5% चेंज हो रही है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ईडी जो है वो 1 है, तो वो क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो हमारा लेक्चर था आज का वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो वो आउट ऑफ 5 डिफरेंट डिग्रीज द फर्स्ट 2 आर theoretical and the last one is a rare possibility. Hence in all of the general discussion we make reference only to two terms, relatively elastic demand and relatively inelastic demand। कि अगर आप इन 5 डिफरेंट डिग्रीज को अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट 2 हैं वो थियोरटिकल हैं, मीन्स जो इनफाइनाइट और इक्वल्स टू 0 होती है, मीन्स परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक होती हैं, वो रेयर पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम जनरली डिस्कशन में देखें तो जो 2 टर्म्स हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड, ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है प्राइस और डिमांड के रिलेशन में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो 7 लेक्चर जो आज हमने पढ़ा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी के आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।